नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी करंट अफेयर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी भारतीयों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। सो आज का जो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक होगा, इसमें हम एनआरसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एनआरसी है क्या और अभी लेटेस्ट में ये करंट अफेयर में क्यों आया है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं और आपके रिटन एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर को दे सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी ये जो पर्टिकुलर एनआरसी कॉन्सेप्ट है ना, ये न्यूज में क्यों आया है। तो आप सभी को पता है कि देखिए यहाँ पर ना एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर आसाम में बनाया गया है और उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि एनआरसी जो है वो एकदम फाइनल हो गया है ना। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जैसे जो सेंसस वगैरह हमारे यहाँ पर होता है, जनगणना वगैरह जो होती है, तो वो यहाँ पर किसके द्वारा होती है, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड पॉपुलेशन कमिश्नर जो हैं उनके ऑफिस के तहत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है आसाम का, उसने ये कह दिया है कि एनआरसी जो है वो टोटल यहाँ पर फाइनल हो गया है। जिनके जिनके नाम यहाँ पर एक्सक्लूडेड थे उन सबके नाम यहाँ पर इंक्लूड कर लिए गए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया गया है। ऐसा यहाँ पर जो आसाम का फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है उसका यहाँ पर स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। तो ये न्यूज जो है ये अभी आपको 2-3 दिन पहले जो है वो देखने को मिली थी। तो अब ये एनआरसी के बारे में हम समझते हैं कि एनआरसी है क्या। उससे पहले देखिए हमारा एक एसएसबी का बैच है जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन टूलकिट फॉर एसएसबी इंटरव्यू। ये लाइव क्लासेस यहाँ पर होंगी और ये 1 अक्टूबर से जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, डिफेंस मास्टर ऐप पर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह यहाँ पर आते हैं तो आप वो डाउट वगैरह भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट में भी पूछ सकते हो और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे तो इस पे आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐप पर भी आपको चैट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा पुराना इतिहास, है ना। पुराना इतिहास अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी को पता है कि पहले अकेला भारत था, है ना। 1947 में जो है ये आपको पाकिस्तान वाला जो रीजन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर बना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1947 में वॉर यहाँ पर हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कई सारे लोग जो पहले भारत में रहते थे वो पाकिस्तान में भी जाते हुए आपको दिखाई दिए, और जो पाकिस्तान में रहते थे और वो भारत में आना चाहते थे वो लोग आपको भारत में आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात है, जब हमारा इंडिपेंडेंस हमको 1947 में मिला था तब इस तरीके से जो रिफ्यूजीज यहाँ पर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाते हुए दिखाई दिए। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आई वो आई 1971 में। और 1971 की बात अगर हम करेंगे तो ये हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जिसका नाम है सर्च लाइट। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट की वजह से क्या हुआ था कि जो आज के टाइम पीरियड पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, इसमें कई सारे लोगों को यहाँ पर मारा गया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो लड़ाई हुई और फाइनली जो है वो अभी बांग्लादेश जो आपको देखने को मिला ये एग्जिस्टेंस में आपको 1971 में दिखाई दिया। तो अब क्या हुआ कि कई सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश से भारत में यहाँ पर आने लग गए, है ना। कई लोग बांग्लादेश में भी गए और कई लोग भारत से जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश से भारत में भी इनका जो इनफ्लो यहाँ पर हुआ वो स्टार्ट हुआ, है ना। और इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा रीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा आपको बांग्लादेश से यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, जिसको पहले हम ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर कहते थे। तो अब क्या हुआ कि आसाम में ना एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई कि भाई हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है अगर हमें उसे बचाना है, हमारा जो यहाँ पर पर्पस है, हम जिस वजह से यहाँ पर जाने जाते थे, उन सब चीजों को अगर हम बचाएंगे और साथ ही साथ जॉब्स वगैरह जो दूसरी चीजें होती हैं अगर उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये जो इलीगल तरीके से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर लोग एंटर हुए हैं इनको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। इस तरीके का एक जो है एक मुहिम जो है वो आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई दी। अच्छा, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि बांग्लादेश जो है उससे हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर को टच करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो 5 स्टेट के नाम याद रखिएगा। पहला हो गया आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा अगर आप स्टेट देखेंगे तो ये आपको मिलेगा आसाम,
तीसरा स्टेट अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको मेघालय, ठीक है। फिर चौथा स्टेट अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको त्रिपुरा, और फिर पांचवा स्टेट जो है ये है आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हैं जो यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। और इन बॉर्डर को सिक्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर दी गई है, मतलब बीएसएफ जो होता है उसको यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एनआरसी वाला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, है ना। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो यहाँ पर मेन, जो यहाँ पर इसका आप ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर इतना सारा डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पर ये बोला गया था कि जो एनआरसी है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेंगी, है ना। देखिए, सबसे पहले हमको एक बात ये समझना है कि हमें पता है कि सेंसस जो है वो 1951 में यहाँ पर कंडक्ट किया गया, है ना। वैसे तो सेंसस जो है वो 1872 में स्टार्ट किया गया था। कौन से हमारे उस टाइम पर वॉइस रहे थे, उनका नाम था, ठीक है, लॉर्ड मायो। तो उनके द्वारा जो सेंसस है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया 1872 में। लेकिन जो ये 10 साल में सेंसस यहाँ पर होता है वो स्टार्ट हुआ 1881 में, और इस टाइम पीरियड पर जो हमारे वॉइस रहे थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 1951 में जनगणना हुई और जनगणना के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो था ये क्या था, एक रजिस्टर था जिसमें यहाँ पर क्या था कि भाई जो भी विलेजेस वगैरह हैं, है ना, उनमें कितने हाउसेस हैं, घर कितने हैं, उनके पास क्या क्या होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और कौन कौन से सामान है, मतलब किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका नाम किस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो 1951 में यहाँ पर तैयार करी गई थी। अब जो है 1951 में चीजें तैयार करी गई थी, इसमें यहाँ पर क्या गया था कि इसमें ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई ये सब चीजें इंक्लूड करी गई थी, है ना। और इसको ना एनआरसी को केवल एक ही बार पब्लिश किया गया है 1951 में, ठीक है। इसके बाद कभी एनआरसी जो है वो पब्लिश नहीं हुआ। अब 1971 का जो वॉर यहाँ पर होता है, इसकी वजह से जो आसाम में बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। और इसी वजह से क्या है कि पता नहीं चलता कि भाई कौन वहां के लोकल लोग हैं, कौन इलीगल तरीके से यहाँ पर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और आइडेंटिफाई करके जो एनआरसी है उसको अपडेट करने की मुहिम यहाँ पर चलाई गई, ताकि हम लोग यहाँ पर इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं आसाम में उनको आइडेंटिफाई करें और उनका जो भी यहाँ पर सोर्स कंट्री है वहां पर उनको डिपोर्ट किया जाए। जैसे अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे, सीएए के बारे में, तो ये यहां पर क्या करता है कि ये नागरिकता प्रोवाइड करता है, मतलब ये सिटीजनशिप जो है वो यहां पर प्रोवाइड करेगा, है ना। तो मतलब इसमें 6 कम्युनिटी 3 कंट्री से जो आपको देखने को मिलेंगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, उन लोगों को नागरिकता यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी, सभी कम्युनिटीज को एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी। और अगर हम यहाँ पर एनआरसी के बारे में बात करेंगे तो एनआरसी में आपको क्या करना है कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब कि जो गलत तरीके से यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है, और आइडेंटिफाई करके जो भी उनकी सोर्स कंट्री है वहां पर उनको वापस भेजना है, स्पेशली बांग्लादेश में उनको वापस करना है। तो इस तरीके की जो मुहिम थी वो यहाँ पर चलाई गई कि भाई एनआरसी को अपडेट करना आसाम के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो अपनी कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज वगैरह को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये पर्पस था इसको यहाँ पर अपडेट करने का। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और बैकग्राउंड यहाँ पर समझें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इश्यू है ये बहुत पहले से ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जैसे 1979 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आसाम में जो है वो मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ 1979 से लेकर 1985 तक जो है वो ये मूवमेंट चला कि आप लोग इलीगल जो लोग यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए और उनको डिपोर्ट करिए। डिपोर्ट करिए मतलब जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उनको वहां पर छोड़ कर आइए। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको AASU के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने यहाँ पर जो मूवमेंट है उसको यहाँ पर लीड किया था, और इन्होंने यहाँ पर डिमांड करी थी कि भाई एनआरसी को आप यहाँ पर अपडेट करिए एंड डिपोर्टिंग ऑफ ऑल इलीगल इमिग्रेंट हु हैव एंटर्ड आसाम आफ्टर 1951, मतलब कि 1951 के बाद जो लोग भी यहाँ पर आसाम में इलीगल तरीके से यहाँ पर एंटर हुए उनको डिपोर्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर जब ये मूवमेंट यहाँ पर चलता रहा तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक फेमस एकॉर्ड यहाँ पर साइन हुआ 1985 में, है ना। उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी राजीव गांधी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके अगुवाई में जो है ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा एक यहाँ पर जो है एकॉर्ड साइन किया गया, जिसको हम आसाम एकॉर्ड कहते हैं। इसका ईयर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है।
और इसमें ये बोल दिया गया कि हाँ ठीक है भाई, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है एनआरसी को अपडेट करने की, वो हम एनआरसी को अपडेट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने यहां पर क्या किया कि एक कट ऑफ डेट जो है वो यहां पर डिसाइड कर दी। कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मार्च 25 1971, ठीक है, एज द कट ऑफ डेट फॉर द डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। मतलब यहां पर क्या है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि 24 तारीख को जो पाकिस्तान है उसने ऑपरेशन सर्चलाइट यहां पर स्टार्ट किया था 1971 में। तो उसकी मध्य रात्रि तक, मतलब 24 तारीख तक जो भी यहां पर लोग थे, अगर वो यहां पर हैं, मतलब उनका नाम किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यहां पर है, तो उनको आसाम का नागरिक यहां पर बनाया जाएगा, है ना, उनको एनआरसी के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद यहां पर कोई आए हैं, या 25 तारीख आप यहां पर कह सकते हैं, 24 तारीख की मध्य रात्रि तक या 25 तारीख तक, तो अगर इसके बाद यहां पर आए हैं तो उनको यहां पर क्या किया जाएगा, उनको यहां पर इलीगल माइग्रेंट की तरह यहां पर ट्रीट किया जाएगा। Since the cutoff date prescribed under the Article 5 and 6 of the Constitution was July 1949। अब देखिए हमारे संविधान में अगर हम बात करेंगे तो पार्ट नंबर 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक जो है ये नागरिकता के बारे में बात हो रही है। और इसमें ये भी बोला गया है कि भाई आर्टिकल नंबर 11 में कि संसद के पास ये अधिकार है कि नागरिकता के लिए कोई भी अगर अलग प्रोविजन यहां पर बनाने पड़े या डिलीट करने पड़े तो वो संसद यहां पर कर सकता है। तो 5 और 6 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो कट ऑफ डेट थी वो जुलाई 1949 यहां पर डिक्लेयर करी गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक नया अमेंडमेंट यहां पर किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, और एक नया सेक्शन जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यहां पर ये 25 मार्च 1971 जो है ये कट ऑफ डेट को फाइनल किया गया। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ये केवल आसाम के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है, ये बात यहां पर बताई गई। उसके बाद यहां पर बोला गया है देयर हैड बीन intermittent demand from the ASU and other organization in Assam for updating the NRC। और यहां पर क्या हुआ कि एनजीओ एक था वहां पर, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो यहां पर क्या कर दिया कि एक पिटीशन जो है वो यहां पर फाइल कर दी, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला जाए कि एनआरसी को अपडेट करना कितना मैंडेटरी यहां पर हो गया है, और इसको अगर हम नहीं करेंगे तो इससे क्या है कि दिक्कतें जो है वो इन फ्यूचर हमको देखने को मिल सकती है ना, मतलब इस तरीके की बात जो है वो यहां पर आपको देखने को मिली, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2014 में एक डिवीजन बेंच था जो कि सुप्रीम कोर्ट का, उसने यहां पर जो है वो यहां पर एनआरसी को ये बोला, मतलब ये बोला गया उनके द्वारा कि टाइम बाउंड मैनर में, मतलब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और एनआरसी को जितना ज्यादा से ज्यादा यहां पर जल्दी हम यहां पर अपडेट कर सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी हमको यहां पर अपडेट यहां पर करना पड़ेगा। उसमें एक चीज ये भी बोल दिया गया कि एनआरसी ऑफ 1951, जो 1951 में एनआरसी यहां पर हुआ था, और जो इलेक्टोरल रोल था 1971 का, जिसमें मिडनाइट 24 मार्च 1971 तक जिनके लोग के नाम थे, जैसे वोटिंग लिस्ट होती है ना जिसमें अलग अलग लोग के नाम होते हैं, तो 1971 तक की जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें जिसके जिसके नाम यहां पर होंगे उन लोगों को यहां पर क्या होगा कि एनआरसी के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये दोनों डॉक्यूमेंट याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि लेगेसी डेटा यहां पर क्या है। तो लेगेसी डेटा में अगर आप देखोगे तो एनआरसी 1951 में जो आपके नाम है, और इलेक्टोरल रोल 1971 तक अगर किसी के नाम है, जो भी आपके पास गवर्नमेंट इश्यूड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे अगर आप ये चीज प्रूव कर देते हो तो आपको एनआरसी के अंतर्गत यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई। फिर उसके बाद 2017 में जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने यहां पर जो है वो पहला ड्राफ्ट जो है वो यहां पर पब्लिश किया। 2017 में फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो यहां पर पब्लिश किया गया, और इसमें कई सारे लोग थे, हिंदू भी थे, बंगाली लोग भी थे, आसाम वाले लोग भी थे, तो इनके नाम यहां पर जो है वो एक्सक्लूडेड आपको देखने को मिले, मतलब उनको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। तो कई सारे लोगों को यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली कि यार मतलब हमारा नाम इसमें क्यों नहीं आया, हम तो इतने सालों से यहां पर रह रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहां पर क्या है कि इसका जो एक रिवाइज्ड वर्जन था वो 2019 में निकलकर सामने आया, और 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ जो लोग थे, ठीक है, उनको तो यहां पर इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि करीब 9 लाख लोग थे जो यहां पर आपको अभी भी एक्सक्लूडेड यहां पर देखने को मिलेंगे। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहां पर क्रिएट होती हुई आपको दिखाई दी, है ना। और 2019 तक करीब 9 लोग यहां पर आसाम के बचे हुए थे जिनको एनआरसी में इंक्लूड नहीं किया गया। पर्सन एंड देयर डिसेंडेंट्स हुज नेम अपीयर्स इन दीज डॉक्यूमेंट्स आर सर्टिफाइड एज इंडियन सिटीजन, मतलब जो भी यहां पर 1951 वाला प्रोविजन है और जो 1971 तक का इलेक्टोरल रोल है, अगर आपके नाम इसमें यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो आपको भारत का नागरिक यहां पर डिक्लेयर किया जाएगा, ये बात यहां पर बोली गई, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतर्गत, मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अंतर्गत ये जो एनआरसी अपडेट है वो यहां पर काम चल रहा था, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन आसाम, ठीक है।
तो ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होते हैं कि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होते हैं। आपको पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे ये, है ना, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने क्या किया कि हमने जो ट्रिब्यूनल है वो यहां पर ऐड किया, और हमने आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, है ना, इसमें यहां पर क्या है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करी गई है, इसमें अदर्स के बारे में बात करी गई है। तो इस तरीके से हम ट्रिब्यूनल हमारे देश में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इज अ फॉरेनर और नॉट। मतलब अगर कोई यहां पर इलीगल तरीके से आसाम में यहां पर रह रहा है तो वो फॉरेनर है या नहीं है। फॉरेनर मतलब दूसरी कंट्री का। एवरी इंडिविजुअल जिसका नाम यहां पर आपको फाइनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी, मतलब कि 2019 में जो यहां पर चीजें अपडेट करके यहां पर प्रोवाइड करी गई थी, अगर आपका इसमें नाम यहां पर नहीं आता है तो वो यहां पर क्या करेगा, कैन रिप्रेजेंट हिज हर केस इन फ्रंट ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी दैट इज फॉरेनर ट्रिब्यूनल। तो वो यहां पर क्या करेगा, अपना केस जो है वो फॉरेनर्स की ट्रिब्यूनल में जो है वो यहां पर पेश करेगा। आसाम has set up FTS especially to handle the case of 19.0 lakh people left out the updated NRC। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये करीब 9 लाख लोग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कई सारे लोग यहां पर और भी हैं जिनके नाम फाइनल है, जिनके मतलब आप ये कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स के नाम यहां पर नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर डेटा देखेंगे तो करीब 19 लाख लोग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि लेफ्ट आउट आपको देखने को मिल रहे हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1946 एंड द फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आर empowered टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर यहां पर आपसे ये पूछे जाए कि भाई फॉरेनर डिक्लेयर करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, वो फॉरेनर जो यहां पर ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके पास ये अधिकार आपको देखने को मिलेगा। आसाम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक विंग है स्टेट पुलिस की, उसको यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप यहाँ पर फॉरेनर्स को डिटेक्ट करिए, है ना, और साथ ही साथ उनके केस जो है वो ट्रिब्यूनल में चलते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो फॉरेनर हैं या नहीं है, या फिर भारत के नागरिक हैं या बाहर के हैं। तो ये चीज जो है वो ट्रिब्यूनल यहाँ पर डिसाइड करेगा। अब अगर हम फॉरेनर ट्रिब्यूनल मेंबर के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो भी मेंबर यहां पर अपॉइंट किए जाएंगे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, ये 1941 का एक्ट है उसके तहत यहां पर किया जाएगा, और एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1984 है, इसके तहत यहां पर उनको अपॉइंट किया जाएगा। और भारत सरकार जिस तरीके की यहां पर गाइडलाइंस यहां पर प्रोवाइड करेगी वो चीजें यहां पर फॉलो करी जाएंगी। अगर बात करेंगे इनके जो मेंबर होते हैं ये रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होते हैं आसाम जुडिशियल सर्विसेज के, या फिर एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट यहां पर हो सकते हैं, और इनकी जो रैंक होनी चाहिए वो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से कम यहां पर नहीं होनी चाहिए। उनके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस भी यहां पर होना चाहिए, और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी यहां पर हो सकता है जिसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और उसने 7 साल की एटलीस्ट यहां पर प्रैक्टिस कर ली हो। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको फॉरेनर्स जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल होते हैं उसका मेंबर अगर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो एज में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। A member is also required to have a fair knowledge of the official language of Assam। ठीक है, जैसे आसामीज हो गए, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सब चीजें जो हैं उसका यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज द कन्वर्सेंट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द फॉरेनर्स इश्यू। मतलब आप यहाँ पर अगर इसके मेंबर बन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आसाम की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, फॉरेनर्स वाला इश्यू यहाँ पर पहले से क्या चला रहा है, किस तरीके से हमको इसको रिजॉल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या होगा कि आप जो ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल के मेंबर यहां पर बन सकते हैं। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि इस ट्रिब्यूनल ने ये बोला है, इस ट्रिब्यूनल का जो स्टेटमेंट आया वो ये आया है कि एनआरसी जो है वो फाइनल हो गया, जितने भी यहां पर इश्यूज वगैरह थे वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं, लेकिन अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जो है वो यहां पर तैयार नहीं किया गया। तो यहां पर ये पता होना चाहिए कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का यहां पर काम क्या था और कौन सा काम कंप्लीट करके उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन हमको शेयर करी है। अब अगर बात करेंगे हम यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू सेट अप एंड एडहॉक बेसिस फॉर ईच सेंसस टिल 1951 सेंसस। मतलब 1951 तक का जो सेंसस यहाँ पर हुआ था वो यहाँ पर क्या होता था कि एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर सेटअप किया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो है वो स्टेब्लिश किया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो आपको यहां पर अभी ऑफिस ये देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा? ये जो मिनिस्ट्री आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अंडर रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर इंडिया टू डेवलप सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन और इसकी ग्रोथ। मतलब कि भारत में पॉपुलेशन का साइज यहां पर क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है,
इन सब चीजों को अच्छी तरीके से इवेल्युएट करने के लिए ये डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो श्री विवेक जोशी जो हैं वो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड कमिश्नर जनरल ऑफ सेंसस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है, इनका नाम है विवेक जोशी, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इस ऑफिस को जो है वो इंटरेस्ट कर दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं बर्थ के, डेथ वगैरह के 1969, उसको भी इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। तो आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें होती, चाहे वो सेंसस हो, है ना, या जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू करते हुए दिखाई देंगे, तो ये सब चीजें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलेंगी। इट अरेंज, कंडक्ट एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सेंसस ऑफ इंडिया, और जो लिंग्विस्टिक सर्वे होते हैं, कौन सी भाषा किस तरीके से यहाँ पर बोली जाती है, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर समझें तो ये एनआरसी क्या है, एनआरसी एक लिस्ट है, एक रजिस्टर है जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। इसको अपडेट करने की बात यहाँ पर आ गई है। इसको अपडेट किया गया 2017-2019 में, जो है वो ड्राफ्ट पेश किया गया। कई सारे लोगों के नाम इसमें नहीं आए जिनके पास हो सकता है कि कोई आइडेंटिटी का प्रूफ यहाँ पर ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर फॉरेनर्स जो ट्रिब्यूनल है वो यहाँ पर बनाए गए कि भाई आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करने के बाद एनआरसी को अपडेट किया गया। जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनका मतलब है कि वो लोग इलीगल है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो है वो डिटेंशन सेंटर वगैरह भी आपको न्यूज में देखा होगा आपने, वो भी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें जो है वो फाइनल होनी बची हुई हैं, अभी ऑफिशियल कुछ यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा उसके बाद हमको देखना होगा कि क्या क्या चीजें जो है ये इसमें इंप्रूव करी गई हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था एनआरसी के बारे में। मुझे लगता है कि अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन होगी एनआरसी के बारे में तो आप चीजों को अच्छी तरीके से आंसर भी कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।